चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज ये संगीत का तीसरा क्लास है और इस क्लास में हम लोग आज जानेंगे भारतीय वाद्यों के वर्गीकरण के ऊपर में। ठीक है, भारत में जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है और कौन कौन कैटेगरीज के अंतर्गत कौन कौन से वाद्य यंत्र आते, ये जानेंगे। ये बहुत सारे बच्चे बेसिक से चीज है तो जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हो पहले बेसिक चीज जानेंगे, और जो जानते हैं उनके लिए बीच बीच में एक्स्ट्रा पॉइंट बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे सितार होगा चाहे सरोद होगा तो उससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जो बच्चे ये तो जानते हैं कि ये इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तबला है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सितार किसके अंतर्गत आते हैं, फिर भी उनसे जुड़े जो एक्स्ट्रा प्रश्न है वो गड़बड़ा जाते हैं। तो एकदम बेसिक से जीरो से एकदम आराम से शुरू करें आज के क्लास को। एकदम आप लोग एकदम एक्टिव होकर के बैठ जाइए अब। ठीक है, कलम कॉपी ले लीजिए और आराम से वीडियो रोक रोक करके आप नोट्स भी बनाते चलेंगे। सबसे पहले भारतीय वाद्यों की अगर हम वर्गीकरण की बात कर ले तो भारत में जितने प्रकार के वाद्य यंत्र है, ठीक है, अब उन वाद्य यंत्रों को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो 1 अंक का प्रश्न आपका यहीं से आएगा यदि आप यही समझ पाए कि भारतीय वाद्यों का वर्गीकरण किया गया है कितने वर्गों में भाई, तो बस 4 वर्ग में, 4 कैटेगरीज में। ठीक है, चाहे कोई भी वाद्य यंत्र है, चाहे सितार हो, सरोद हो, तबला हो, हारमोनियम हो, ठीक है, झाल हो, ढोलक हो, कोई भी वाद्य यंत्र है उसको कितने कैटेगरीज में बांटते हैं, तो 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ बेसिक सा चीज है उसको और देखेंगे। ये 4 कैटेगरीज दिखाएंगे, तत्वाद क्या है, अवनतवाद क्या है, ऐसे 4 कैटेगरीज देखेंगे आराम आराम से। ठीक है, चलिए, अगर ये जान गए कि भारतीय वाद्यों के 4 वर्गों में वर्गीकरण किया गया है तो 1 अंक आपका पक्का हो गया। चलिए, अब हम देखें कि भारतीय वाद्य जिनमें स्वर उत्पन्न करते हैं, वे वाद्य की बात करते हैं जिन वाद्यों से स्वर उत्पन्न किया जाता है या स्वर उत्पन्न करते हैं। तो जिनसे स्वर उत्पन्न करेंगे उस वाद्य को कहते हैं स्वरवाद। कौन सा वाद्य कहेंगे? स्वरवाद। यहां देखिए आराम आराम से, जहां जहां हम हाईलाइट किए हैं वहां देखिएगा और हमारी एकदम वॉइस को एकदम एकाग्रचित करके आराम से सुनेंगे। आपका यहां से जो प्रश्न आते हैं, और एक बात और कह दें आपको कि यहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। कोई भी संगीत के एग्जाम में बैठिए आप, 12th बैठिए, स्टेट बैठिए, BPSC बैठिए, देखिए सारा संगीत का सिलेबस एक ही है। हाँ, बहुत में कभी कभी डीप भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान सुनेंगे। ऐसे वाद्यों की हम बात करते हैं जिससे स्वर उत्पन्न होता है। वाद्य से ही क्या उत्पन्न हो? स्वर उत्पन्न हो, तो उसे स्वर वाद्य कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सितार को ले लीजिए, जैसे आप सरोद को ले लीजिए, बांसुरी को ले लीजिए, संतूर को ले लीजिए, या फिर हारमोनियम को ले लीजिए। ये सब ऐसा वाद्य है कि इससे स्वर उत्पन्न होता है। हारमोनियम से स्वर उत्पन्न होते हैं, संतूर है, ठीक है, और बांसुरी है, सरोद है, सितार है, इन सबसे स्वर उत्पन्न होगा। तो जिनसे स्वर उत्पन्न होते हैं उसे स्वर वाद्य कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे इसी प्रकार से ऐसे वाद्य की हम बात करें कि जिसका गायन व 1 मिनट, ऐसे वाद्य की अगर हम अब बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो गायन वादन में देखिए लय या गति को सुचारू रखने के लिए किया जाता है। ध्यान सुनेंगे, मतलब उससे स्वर उत्पन्न नहीं होते हैं। लय और गति को एक सीक्वेंस में सुचारू रूप से उसको एकदम बना करके रखने के लिए जिस वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं तालवत। जैसे आप तबला हो गया, ढोलक हो गया, पखराज हो गया, ये सब जो है ना, जब कोई आदमी गाता है तो उसको लय में बनाए रखने के लिए एक तरह से लय यानी गति को सुचारू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे वाद्य की बात कर ले जिनका उपयोग गायन व स्वर वाद्य की प्रस्तुतियों में लय अथवा गति को सुचारू रखने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ताल वाद्य कहते हैं। जैसे आप ढोलक बजाते हो तो ढोलक से कोई सारे गमा पधनी सा ये सुर निकलता नहीं है। ठीक है, तो ढोलक बजाते हो तो क्या होता है ढोलक या तबला में कि जब कोई गाता है तो उसको आप ताल देते हैं, वो एक सीक्वेंस में चले ताकि स्वर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इधर उधर भागे नहीं। ठीक है, तो
वैसे स्वर जो ताल देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसके गति को एकदम मेंटेन कर करके रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उससे स्वर उत्पन्न नहीं होते, तो उसे कहते हैं तालवद। इतनी बातें समझ में आ गई कि जिससे स्वर उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसे स्वरवाद, और जिससे स्वर नहीं उत्पन्न होते हैं उसको गति या लय को सुचारू रखने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, तो ऐसे वाद्य को कहेंगे तालवद। ठीक है, तो स्वरवाद और तालवाद्य आप समझ गए। अब हम यहां देखें कि जो वाद्यों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार, उसमें से पहले अगर हम बात कर लेंगे तो पहले है हमारा तंत्रीवाद। ठीक है, कौन सी वाद है? तंत्रीवाद। अब चलिए हम देखें तंत्रीवाद क्या है भाई। तो तंत्रीवाद का मतलब होता है कि जिसमें तार लगे होते हैं। इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे, तंत्रीवाद किसको कहेंगे? जिसमें तार लगे होते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान से पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ यूनिक भी बताएंगे। ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तंतु का प्रयोग होता है जो कि धातु अथवा तांत के निर्मित होते हैं। ध्यान सुनेंगे, ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तंतु का प्रयोग होता है और वो तंतु किसका बना होता है, तो वो जो तंतु है वो धातु का हो सकता है या तांत से बने हो सकते हैं, तो बस उसे ही कहते हैं तंत्रीवाद। अगर ध्यान से सुनेंगे, उतनी बातें ध्यान नहीं रहते हैं तो और भी हम आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, लेकिन पहले इसको देखिए, ये बुक्स की बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तंतु अथवा तार से क्या किए जाते हैं ना, कंपन उत्पन्न किए जाते हैं। कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है, और याद रखेंगे यही हो गई आपका तंत्रीवाद। ध्यान सुनेंगे क्या है, तो इसमें तंतु का प्रयोग होगा, तंतु धातु या फिर तांत के बने होते हैं। ठीक है, उसे ही हम तंत्रीवाद कहते हैं। और बात कर लेंगे तो इस पे क्या है कि आप तार पर जब आघात करते हैं तो फिर वहां से वो कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, वो कंपन ध्वनि की वो कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है, वही क्या है आपका तंत्रीवाद है। अब ये तंत्रीवाद भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान सुनेंगे। ऐसे आप याद रखेंगे, पहले तंत्रीवाद हो गया आपका, ध्यान सुनेंगे। अगर हम बात कर लेंगे तो वाद्यों का वर्गीकरण 4 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला आपका तंत्रीवाद हो गए। तंत्रीवाद जिसमें वाद्य यंत्र में तार लगे होते हैं, लेकिन अब इसको भी 2 वर्ग में बांटा जाता है। तंत्री वाद्यों को भी 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाई? तो एक हो गया आपका तत् और दूसरा हो गया वितत्। तो पहले तत् देखिए, ऐसे वाद्य जिसमें तार से कंपन करने के लिए किसी कोण अथवा कोण या फिर उसी को प्लक्टम कहते हैं। ठीक है, तो उससे क्या किए जाते हैं, आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उससे तंत्रीवाद कहते हैं। बढ़िया से सुनिएगा, इतनी बातें आपको नहीं समझ में आती है तो तंत्रीवाद क्या है, आप नोट्स लिखना चाहते हो तो तंत्रीवाद लिख करके डैश। ठीक है, वाद्य वर्गीकरण का पहला वाद तंत्रीवाद लिख करके, तत्वाद लिख करके डैश, तंत्री का ही भाग है। ठीक है, और लिखेंगे जिसमें मिजराब, अंगुलियों या फिर जावा से वादन किया जाता है, उसे तत्वाद कहते हैं। क्या लिखेंगे, याद रखेंगे कि मिजराब, क्या लिखेंगे आप, मिजराब। ठीक है, और बताएंगे मिजराब से क्या बजाए जाते हैं, यही सबसे तो प्रश्न आएंगे। लेकिन अभी एक परिचय करा रहे हैं आपको। ठीक है, वाद्यों के वर्गीकरण, फिर हम लोग मिजराब के ऊपर में आएंगे, सितार में कौन से स्वर को किससे मिलाया जाता है, सब आपको धीरे धीरे क्रम से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे, वैसा वाद्य यंत्र जिसमें मिजराब या फिर अंगुली या उंगली लिख सकते हैं आप। ठीक है, या फिर आपका जावा, या फिर आपका जावा। ठीक है, तो जावा, तो इससे अगर वादन किया जाता है तो उसे कहते हैं तत्वाद। क्या कहते हैं, तत्वाद। ठीक है, ऐसे बात जिसमें मिजराब, अंगुली या फिर जावा की सहायता से बजाए जाते हैं उसे तत्वाद कहते हैं। अगर ये नहीं याद रखना है तो आप बुक की भी बात याद रख सकते हैं। ऐसे बात जिसमें तार से कंपन उत्पन्न करने के लिए किसी कोण से आघात कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसे तंत्रीवाद कहते हैं। जैसे इसमें आपका सितार आ जाएगा, इसमें सरोद आ जाएगा, इसमें गिटार जिसको मोहन बीना भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे। अब थोड़ी सी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये तो आप पिक्चर भी देख रहे हैं, यहाँ पे सितार कैसे होते हैं, सरोद कैसे होते हैं, सितार की तरह ही आपको सरोद दिखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जब पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंट होगा, कुछ कुछ चीजें अलग भी होंगी। ठीक है, लेकिन अभी एक सिंपल झलक देखते जाइए आप। ये सितार है और ये सरोद है और ये गिटार जिसको मोहन बीना भी कहा जाता है। तो ये तीनों किसका उदाहरण है, तो ये तीनों के तीनों जो है वो तत्वाद का उदाहरण है। किसका है, एक मिनट,
ये तीनों के तीनों तत्ववाद का उदाहरण है। तत्ववाद किसको कहते हैं? वे वाद जिसे मिज़राफ, अंगुली या फिर जावा के द्वारा जो है वो बजाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो तत्ववाद कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक यूनिक चीज जो आप नोट में लिख सकते हैं, नोट लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे, इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहे हैं आपको, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीणा के बारे में आप लोग जानते होंगे, और भारत का सबसे प्राचीनतम अगर वाद्य यंत्र की बात कर लेंगे तो वीणा है। ठीक है, इसका प्रमाण बहुत पुराना है इतिहास में। ठीक है, तो वीणा को सर्वाधिक गंभीर वाद्य बताया गया है। वीणा को सर्वाधिक जो है वो गंभीर वाद्य बताया गया है। ये लिखेंगे जरूर, आपको प्रश्न आएंगे कि निम्न में से कौन वाद्य यंत्र गंभीर वाद्य यंत्र है भाई। ठीक है, तो उसमें आपको वीणा सेलेक्ट करने, तो नीचे नोट में लिखेंगे कि वीणा को सर्वाधिक गंभीर, वीणा को सर्वाधिक गंभीर वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। लिखा जाएगा यहां तक एक लाइन आपसे बिल्कुल लिखाएगा। ठीक है, आराम से सुन सुन के लिख लीजिएगा। समुद्रगुप्त के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो समुद्रगुप्त भी क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे, प्राचीन काल के राजा हैं। ठीक है, चलिए गुप्त वाले पढ़ेंगे, उसमें आपको आ जाएंगे। अब हमारा आता है, बताएं आपका कि पहला आपका जो है वो तंत्रीवाद है। तंत्रीवाद का पहला प्रकार तत्ववाद, और ये दूसरा जो है वो हो गया वितत। अब वितत किसको कहते हैं भाई? तो जिनमें तार से कंपन, देखो दोनों तंत्रीवाद है तो तार से ही कंपन होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब इसमें तार से जो कंपन होगा उसको धनुष बो का उपयोग करके, धनुष या बो का उपयोग कर करके। ठीक है, अब इतनी बातें नहीं, आपको जहां से प्रश्न आएंगे वो हम आपको बताते हैं। धनुष बो इस सब के बारे में छोड़ दीजिए आप। वितत किसको कहते हैं? तो जिसे गज या कमानी से बजाते। एक मिनट ऊपर कर दे। चलिए, सीरीज को आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हो, एक बार लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, आपका लाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान सुनेंगे, किसको कहते हैं वितत्वाद? तो ये तो जान रहे हैं कि ये तत्ववाद का उदाहरण है, तो इसमें आपका तार लगे होंगे, तार से ही ध्वनि उत्पन्न होंगे कंपन के द्वारा। ठीक है, अब ये ध्यान सुनेंगे, तो कंपन करते किसे हैं? तो कंपन करते हैं इसे गज के द्वारा, या फिर कंपन करते हैं मिज़राब के द्वारा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, कमानी के द्वारा इधर लिख दे, चूंकि इधर और भी कुछ जोड़ेंगे हम अभी। ठीक है, तो गज के द्वारा और आपके क्या हो जाएंगे? तो कमानी के द्वारा। ठीक है, यहां तक इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। तो गज या कमानी के द्वारा जो है इस पर हम क्या करते हैं? तो तार पर आघात करते हैं तो कंपन उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वो कहलाएंगे वितत। बेसिक अंतर समझ में आ गया? तत् क्या है? मिज़राफ, उंगली और जावा के द्वारा, याद रखेंगे, अगर हम आघात करके तार पे कंपन उत्पन्न करेंगे तो वो कहलाएगा आपका तत्ववाद। और वितत्वाद क्या है? तो उस पे हम लोग मिज़राफ, उंगली, जावा की सहायता से नहीं करके गज या कमानी के द्वारा अगर हम उस पे कंपन करते हैं, ठीक है, इससे आघात करके, प्रहार करके, तब वो हो जाएगा आपका वितत्वाद। क्लियर है? और वितत्वाद का आप उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। वायलिन आपका वितत्वाद का उदाहरण है, सारंगी आपका वितत्वाद का उदाहरण है। देखिए प्रश्न ऐसे भी आ जाएंगे कि सरोद निम्न में से किस वाद का उदाहरण है? तत्ववाद, वितत्वाद, अवनदवाद। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न आपसे बनेंगे, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। आप समझे रहेंगे तो आराम से ऑप्शन को छांट लेंगे। ठीक है, तो वितत्वाद का ये उदाहरण है वायलिन और आपका सारंगी, जो कमानी या गज के द्वारा बजाए जाते हैं, उसे कहते हैं वितत्वाद। तो ये हम पहला आपका देख लिया अवनदवाद के प्रकार। क्लियर है? अवनदवाद का पहला प्रकार तत्, और तत्व के भी दो देख लिए आपका, एक आपका तंत्रीवाद और तंत्री के एक तत् और एक वितत। यहां तक क्लियर होगा आप सबों को? ठीक है, अब हम अगले देखें यहां पे ध्यान से। कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, संगीत का आप एग्जाम दे रहे हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, ठीक है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप जान रहे हो कंपटीशन से लेके सारा कुछ यही से सवाल आपके आएंगे, तो आराम से देखिए। अब हम दूसरे की बात कर ले यहाँ पे, तो दूसरा जो आपका उदाहरण हो गया वो उदाहरण हो गया सर सुशीरवाद का। ठीक है, अब सुशीरवाद हम दूसरा देखें, तो दूसरा सुशीरवाद ये वे है जिसे वायु के द्वारा बजाया जाता। अच्छा एक मिनट, और कुछ एडिशनल चीजें जोड़ने हम भूल गए थे। ठीक है, कई बार बुक्स में ये चीजें तो नहीं है, लेकिन ये भी आपसे पूछे जाएंगे या फिर दे दिए जाएंगे। तानपुरा, तानपुरा के बारे में सुने होंगे, काफी अच्छा उसका ध्वनि आता है।
ठीक है। चलिए, तो तानपुरा भी आप इसी में जोड़ लीजिए। तानपुरा की अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ तो हम पिक्चर बना नहीं सकते, लेकिन जो वायलिन है, सारंगी है, इसको आपका गज या कमानी से बजाते हैं, ये वितत के अंतर्गत आता है। ठीक इसी तरह से आप तानपुरा भी याद रखेंगे कि तानपुरा भी वितत के अंतर्गत ही आएगा। तानपुरा किसके अंतर्गत आएगा? वितत के अंतर्गत। ठीक है, चूंकि यहां से ही प्रश्न काफी बनते हैं तानपुरा से कि तानपुरा तत्व के अंतर्गत आते हैं या वितत के अंतर्गत, और यहाँ बुक्स में नहीं है, लेकिन इसको भी ऐड करते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐड करते भी चलेंगे। आप सबों का लाइक जो मिलता है, प्यार आशीर्वाद भी है, ठीक है, और आप कोर्स लिए हैं तो भाई एक विश्वास भी होना चाहिए हम पे, ठीक है। हम चाहेंगे हमारी जितनी जानकारी है, बहुत ज़्यादा जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी है उसमें हम आपको अच्छा करना, अच्छा देने का प्रयास करें, ठीक है। आइए सुशीरवाद को देखते हैं। सुशीरवाद ये वे वाद्य हैं जिसे वायु के द्वारा बजाया जाता है। याद रखेंगे, ये वाद्य जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने हेतु वायु का प्रयोग होता है। समझ गए बात? इसमें अगर ध्वनि उत्पन्न करना होगा तो बिना वायु के ध्वनि आप उत्पन्न नहीं कर सकते। वायु की सहायता से ही जो है, वायु के प्रयोग या वायु की सहायता से ही ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उसे सुशीरवाद कहते हैं। क्लियर है? इसके अंतर्गत आपके बांसुरी आ जाएंगे, शहनाई आ जाएंगे, हारमोनियम आ जाएंगे। हाँ, हारमोनियम भी वायु से ही बजता है जी। ध्यान सुनेंगे, जब आप हारमोनियम के रीड बटन को आप जब दाबते हैं, प्रेस करते हैं, तो वायु निकलता है, वो वायु से ही ध्वनि उत्पन्न होते हैं। बाकी बांसुरी तो आप जान ही रहे हैं, शहनाई तो जान रहे हैं कि फूंक करके बजाया जाता है, उसमें हम लोग वायु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे वाद्य यंत्र जिसे वायु के द्वारा बजाए उसे सुशीरवाद्य कहते हैं। तो ये आपके वाद्य वर्गीकरण के दूसरा उदाहरण हो गया। जान गए इसमें कि बांसुरी आएगा, शहनाई आएगा, हारमोनियम आएंगे। क्लियर? चलिए अगले हम देखें, यहाँ पे अगला है अवनद। देखिए, ध्यान सुनेंगे, अवनद वे वाद्य हैं जिसमें चमड़े लगे होते हैं, चमड़े का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे तबला है, पखावज है, मृदंग है, सब में चमड़े होंगे। ध्यान सुनेंगे, तो ये तीसरा आपका वाद्य वर्गीकरण का है, इसको अवनद वाद्य कहते हैं। सेंटेंस पढ़िए, ऐसे वाद्य जिसमें चर्म मतलब चमड़ा अथवा खाल को किसी लकड़ी, मिट्टी अथवा धातु के निर्मित खोखले आकार में मढ़कर हथेली की थाप, उंगलियों तथा डंडियों के प्रहार से ध्वनि उत्पन्न किए जाते। या तो हाथ से आप बजाते हैं, जैसे तबला है, धा धिन धिन धा, ठीक है, तो आप हाथ की थाप से बजाते हैं उसको। या फिर कई ऐसे होते हैं कि जिसको आप क्या करते हैं कि डंडी से, पंजाबी वगैरह को देखे हैं, भांगड़ा तंगड़ा ये सब एगो छड़ी टाइप के ले रहते हैं, उससे बजाते हैं। या बहुत सारे गांव में भी देखेंगे, महिला लोग आती है शादी विवाह में गीत गाने के लिए ढोलक लेके, तो एक डंडा उंडा रख ले जाते हैं। कई लोग हाथ से भी बजाती अपनी अपनी। तो या फिर उस पर आप उंगली से प्रहार कर रहे हैं, हथेली की थाप से प्रहार कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप डंडा से प्रहार कर रहे हैं, और उसके बाद जो उससे ध्वनि निकलता है वो क्या है? अवनद वाद्य, ठीक है। लेकिन जरूरी क्या है? तो जरूरी यह है कि उस पर चमड़ा या खाल मढ़ा होना चाहिए। वो अलग है, ऊंट का होगा कि भेड़ का होगा, अलग अलग में अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप आराम से फिर ये सब हल्के हल्के जान लेंगे कौन कौन वाद्य यंत्र वाद्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर आपको अंदर में बाद में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्या भाई? कि तबला में कौन से चमड़ा होते हैं, ठीक है, ये तबला है, इस पे क्या चमड़ा होंगे, तबला में ये जो देख रहे हैं ये बद्धी, ये किसका बना होगा, वो भी प्रश्न भी पूछे जाएंगे और आपको पढ़ने भी है। तो आराम से, एकदम लोड आपको नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी फिजिकल साउंड थोड़ा सा आएगा तो आपसे माफी चाहेंगे। आप हमारी बात को केवल कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, बस 10 मिनट के अंदर आपका वीडियो खत्म होने वाला है। तो इतनी समझ गए कि उसमें चमड़ा होना जरूरी है, खाल होगा, और उसी खाल को लकड़ी या मिट्टी पर, ठीक है, ये आपका लकड़ी का बना होगा। या तबला पढ़ेंगे तो एक आपका तांबा होगा, एक आपका लकड़ी होगा, दोनों बातें आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें तांबे होते हैं, इसमें लकड़ी होते हैं, ठीक है। मिट्टी पर भी आप देखे होंगे, तो इन सभी के ऊपर में चमड़ा मढ़ दिया जाएगा और उस पर प्रहार करेंगे उंगली से, थाप से, डांडियों से, तो जो ध्वनि उत्पन्न होगा उसे अवनद वाद्य कहते हैं। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान सुनेंगे, अवनद वाद्य में अगर हम बात करें तो इसका उपयोग संगीत में लय तथा ताल के लिए, ध्यान से सुनेंगे, लय तथा ताल के लिए होता है।
क्योंकि इससे स्वर उत्पन्न नहीं होते हैं। हम पहले बता दिए इससे स्वर उत्पन्न नहीं होते हैं। जब भी कोई गायक गाना गाता है, ध्यान सुनेंगे, कोई भी गाते हैं तो उसको सुचारू रूप से, एक गति सुचारू रूप से चले, लय मेंटेन कर करके रखने के लिए ऐसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये लय व ताल के लिए उपयोग होता है, ये प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे तबला आएंगे, मृदंग आएंगे, पखावज आएंगे और ढोलक आएंगे। एक बात और बताना चाहेंगे, जब वहां पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जैसे उत्तर भारत में ध्रुपद वगैरह आप पढ़ेंगे, ध्रुपद में, तो ध्रुपद में ज्यादातर याद रखेंगे, ध्रुपद में पढ़ेंगे चौताल का इस्तेमाल होता है और इसमें पखावज बजते हैं। ध्रुपद में क्या बजते हैं? पखावज। तो जैसे उत्तर भारतीय संगीत में पखावज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, पखावज का इस्तेमाल होता है, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में पखावज के स्थान पे मृदंग का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई किसका इस्तेमाल होता है? मृदंग का। ज्यादातर देखेंगे तो दक्षिण भारतीय जो संगीत है वो बहुत से जो चीज है वो प्राचीन काल को ढो करके लेके चल रही। और उत्तर भारत में एक बार और बताना चाहेंगे, आराम आराम से सुनिएगा, घबराइएगा नहीं कि टाइमिंग हो रहा, भाग रहा है। आप सीखने के लिए यहां आइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा गलती हो गया मैप, चलिए बनाते हैं, मान के चलिए। ठीक है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए ऐसे भारत है अपना इंडिया। ठीक है, तो क्या है ना कि दक्षिण भारत में जो संगीत प्रचलन में है तो वो पहले जो था वही, क्योंकि इस दक्षिण भारत में अरबी फारसी का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। इधर से जो भी लोग आए, पश्चिम साइड से जो भी मुस्लिम लोग आए, अटैक किए, वो अपना एक संगीत वो भी लेकर के आए। तो भारत में जो उत्तर भारत में जो संगीत चल रहा था दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत के संगीत में बहुत सारे इधर के पश्चिम साइड के संगीत मिक्स हो गए। ठीक है, मुस्लिम लोग का अलग था, फिर अंग्रेज लोग आए तो उन लोग का अलग वैरायटी। तो यहाँ बहुत सारे उत्तर भारतीय संगीत में चीजें चेंज मिलेंगी, लेकिन दक्षिण भारत में जो प्राचीन समय में था उसको लेकर के अभी भी बहुत सारी चीजें चलते हैं। तो जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको बताते चलेंगे। ठीक है, अब बात ध्यान से सुनिएगा। समझ गए आप कि तबला, मृदंग, पखावज, ढोलक, ये सब जो है वो लय और ताल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब में चमड़े मढ़े होंगे, लकड़ी का या फिर आप धातु का। ठीक है, धातु में तांबा, पित्तल जो भी हो सके और मिट्टी, इन सब का बना होगा, उस पर चमड़े मढ़े होंगे। इसका उदाहरण की बात कर ले, तबला, मृदंग या पखावज, आप जान रहे हो। अब एक और है, इसको कहते हैं घनबाद। ठीक है, ये आपके 3 देखें और ये आपका लास्ट है 4। ठीक है, अब ये खत्म हो जाएगा 5 मिनट के अंदर में, आप आराम से सुनते रहिए। ये आपके चौथे हैं, कौन कौन आपको पढ़ा दिए तो ध्यान सुनेंगे। ये बता दिए वाद्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार में? 4। पहले आप क्या देखे भाई? तो पहले आप देखे तंत्री वाद। कौन सी बात? तंत्री वाद, याद भी कराते चले आपको। दूसरा आप देखे भाई, तंत्री वाद में भी हम आपको बताएं, एक तत् और एक आपका वितत्, एक तत् और एक आपका वितत्। ठीक है, जिसमें मिजराब कोन, जिसमें मिजराब के द्वारा उंगली के द्वारा, जावा के द्वारा बजाया जाए, तत् है, वितत् कमानी या कोन के द्वारा। ठीक है, दूसरी की अगर हम बात कर लेंगे तो दूसरा हमारा हो गया सुशीर वाद। ठीक है, जिसे वायु के द्वारा बजाया जाए उसे कौन सा वाद्य कहते हैं भाई? तो उसे कहते हैं सुशीर वाद्य। क्लियर है? चलिए, वायु के द्वारा बजाया जाए सुशीर वाद। हारमोनियम है, बांसुरी है, शहनाई है, किस में आएंगे? सुशीर में। शंख भी किस में आएंगे? तो सुशीर में ही आएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें छूटते हैं तो ध्यान लगाइएगा अगर आप देखे होंगे उसको तब। अवनद वाद्य की बात कर लेंगे। तीसरा हम लोग देखें अवनद वाद्य, जिसमें चमड़े लगे होते हैं। ठीक है, अवनद वाद्य जिसमें चमड़े लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? अवनद वाद्य। ये मिट्टी पर, धातु पर, लकड़ी पर चमड़े या खाल को मढ़े जाते हैं, फिर उसमें थाप से या उंगली से प्रहार करते हैं या फिर डांडी से भी प्रहार करेंगे, वो अवनद वाद्य। और लास्ट हम लोग देख रहे हैं घन वाद्य। अब ये ध्यान से सुनिएगा बात को, ये आपके 4 प्रकार हो जाएंगे एकदम बढ़िया से। अब बढ़िया से सुनिए एक बात को। घन का मतलब जिसको पीट के बजाएंगे। ठीक है, ये धातु के हो सकते हैं, पत्थर के हो सकते हैं। ट्रेन में देखेंगे कि कई लोग गिट्टी टाइप के लेते हो, पत्थर का टुकड़ा लेकर के टप टप पीट पीट के बजाते हैं, ताल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहे ये आपके धातु का भी हो सकता है, जैसे आप झाल देखे होंगे तो धातु का ही होता है झाल मंजीरा। ठीक है, झाल उसी को शायद मंजीरा भी बोलते हैं। चलिए, घनवाद किसे कहेंगे? तो धातु, पत्थर या फिर काष्ठ आदि से निर्मित
वाद्य को जिस पर आघात से, जिस पर हम अगर आघात करते हैं, प्रहार करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को यदि टकराएंगे आस पे या फिर उस पर कुछ पीटेंगे तो उससे ध्वनि निकलेगा और ये आपका जो है वो घन वाद्य कहलाएगा। घन वाद्य किसके बने होंगे? धातु के, पत्थर के, काष्ठ से निर्मित होंगे, उसे क्या कहेंगे? तो घन वाद्य कहेंगे। पीट पाट के बजाएंगे इसको, जैसे आपका मंजीरा आएगा, इसके आपका झांझ आते हैं, करताल आते हैं, ठीक है, ये सब आपके अवनद वाद्य में आएंगे। अब इसमें कुछ बातें और ध्यान सुने। इसका उपयोग तो लय के लिए किया जाएगा, ये भी आप जान रहे हैं कि इससे स्वर नहीं निकलते हैं तो लय के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे भी वाद्य घन के अंतर्गत ही आए, माने धातु के बने होते हैं, ठीक है, और ऐसे होते हैं कि जिससे स्वर निकलते हैं। ध्यान सुनेंगे, उससे क्या निकलते हैं? स्वर निकलते हैं, तो वो आपके जो है वो स्वर वाद्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे ध्यान सुनेंगे, परंतु यदि इस प्रकार के विभिन्न वाद्यों से अगर स्वरावलियां अथवा स्वर तरंगे निकलती हो तो ये स्वर वाद्य की श्रेणी में भी आते हैं। जैसे बात कर ले तो जल तरंग अथवा नल तरंग, जल तरंग अथवा नल तरंग। अब ये जल तरंग है, आप देख सकते हैं कैसा जल तरंग है, और ये तो मंजीरा होते हैं, आप देखे ही होंगे झाल, ठीक है, दोनों एक दूसरे में लगे होते हैं धागे से और दोनों हाथों से बजाए जाते हैं मंजीरा। इसमें अब इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहेंगे तो ये है कि जल जो तरंग आप देख रहे हैं इसे प्राचीन भारत में उड़ुक वाद्यम कहते थे, ठीक है। पहले संस्कृत ज्यादातर चलते थे ना, पहले संस्कृत ज्यादा के वही चलता था। इसे उड़ुक वाद्यम कहते हैं, याद रखेंगे, कहीं नोट में लिख लीजिएगा सेंटेंस बनाने की। जैसे घन वाद्य लिख करके लिखे जिसमें धातु का बना होता है, जिसे पीट पाट के बजाया जाता है, आप लिख लीजिए अपने भाषा में आराम से समझने के लिए। उदाहरण में लिख लीजिएगा झाल है, करताल है, ये सब। नोट में ये भी लिखिएगा कि इस प्रकार के या पैराग्राफ चेंज करके यदि किसी भी प्रकार के विभिन्न वाद्य से अगर स्वर निकलते हैं, स्वर तरंगे निकलती है तो उसे स्वर वाद्य भी कहते हैं। जैसे इसका दो उदाहरण है, एक जल तरंग और एक आपका नल तरंग, ठीक है, इस दोनों से स्वर निकलते हैं जी। क्लियर है। अब हम घन वाद्य की बात कर ले तो घन वाद्य का है आपका जल तरंग और आपके मंजीरा। देखिए स्वर वाद्य केवल क्लियर कर दे अगर आपको डाउट लग रहा है, स्वर वाद्य में आपके दो ही अवनद वाद्य आते हैं, सॉरी घन वाद्य, एक जल तरंग और एक आपका नल तरंग, ये दोनों जो है इससे स्वर आते हैं, मंजीरा से स्वर नहीं आते हैं। बाकी ये दोनों जो हम उदाहरण यहाँ पे दिखा रहे हैं बुक्स में, ये आपके घन वाद्य के उदाहरण है, ठीक है। तो जल तरंग की हम विशेष बातें आपको बता रहे हैं कि जल तरंग को प्राचीन भारत में उड़ुक वाद्यम कहते थे। क्या कहते थे? उड़ुक वाद्यम, ठीक है। चलिए, और जल तरंग को किसने, याद रखेंगे, जल तरंग को किसने घन वाद्यों के अंतर्गत रखा है। अगर सवाल ये आ जाए कि किसने जल तरंगों को घन वाद्य में रख दिया है भाई, तो ये रखने वाले हैं आपके पंडित अहोबल। पंडित अहोबल जी के बारे में पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ाएंगे, सारे चीज सिलेबस में आपके है, एक भी चीज नहीं छूटेगा, ठीक है। पंडित अहोबल जी, आपको याद है ना, संगीत पारिजात, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लगाते होंगे तो ध्यान होगा। तो इन्होंने ही जल तरंग को घन वाद्य के अंतर्गत इसे रखते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको? और आपको और जानकारी दे दी इससे संबंधित, तो हिंदुस्तानी संगीत में शास्त्रीय संगीत में एकल वादन के रूप में इसे बजाया जाता है, ठीक है। किसे भाई? जल तरंग से। तो इन सबसे क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जल तरंग को प्राचीन काल में किस नाम से जानते हैं, आप बता पाइएगा, उड़ुक वाद्यम, ठीक है। चलिए, किसने रखा है? तो ये आपके अहोबल जी ने इसे घन वाद्य के अंतर्गत रखा है। तो ये आपके जो है हम वाद्यों के वर्गीकरण कंप्लीट किए। सीरीज अगर आपको ठीक लगा होगा तो लाइक भी कीजिए, मानते हैं कि आप कोर्स लिए, कोर्स लेके पढ़ रहे हैं तो लाइक करिए, और जो लोग अभी भी नहीं लिए हैं आप उनको जो है रिकमेंड कर सकते हैं, उनको पीडीएफ नोट्स क्लास सारा कुछ मिलेगा मात्र 99 रुपीज में, बेहतरीन क्लास, ठीक है। अलग अलग सीक्वेंस से, कुछ बुक्स के माध्यम से भी, कुछ नोट्स के माध्यम से भी, और नोट्स आपको पूरा का पूरा दिए जाएंगे ही, और आपको एमसीक्यू वगैरह सब 99 रुपया में आपको मिलेंगे। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप 882537 और 551, ठीक है, 8825376551। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करेंगे। संगीत के अलावा और भी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन सब का भी, जो बीपीएससी की तैयारी भी करने वाले हैं उनको भी हम
आपका जितना भी इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो एनसीईआरटी होते हैं वो आपके तीनों हिस्ट्री का फेज दे देंगे, ज्योग्राफी का फेज दे देंगे, पॉलिटिकल है जो एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू है, जो आपके संगीत वाला हो चाहे किसी भी परीक्षा में आप दीजिएगा, आपके भैया हुआ कोई भी संगीत की तैयारी अगर संगीत नहीं, बीपीएससी अगर किसी भी अगर सब्जेक्ट से वो कर रहे हैं तो जीके जीएस में वो जो 40 मार्क्स आते हैं, मेन पेपर उनका आता है 80 और फिर 40 अंक होता है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह एनसीईआरटी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए कंप्लीट हम लोग 12th वाला अपना मटेरियल आपको दे देंगे, उससे ही हूबहू 5-6 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।